हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशी पटेल एंड यू आर वाचिंग सोशियोलॉजी विद खुशी। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से समझाए जाते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके लिए सोशियोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट है एंड लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो एक जल्दी से छोटा सा सोशल प्रोसेस का रिकैप करते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं कितनी कितनी हमने अब तक पढ़ी है। सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है, सहयोगी और असहयोगी। सहयोगी में हमने दो पढ़ी है, सहयोग और अकोमोडेशन यानी व्यवस्थापन। और असहयोगी में हमने अब तक दो पढ़ी है, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। आज की जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है वह है सात्मीकरण, एसिमिलेशन। यह भी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का ही एक प्रकार है। सात्मीकरण सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया इसलिए भी है क्योंकि सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं जो भी होती है वह समाज में शांति की स्थापना करती है, लोगों को प्रेम एवं मिलजुल कर रहने के लिए एक दूसरे के साथ प्रेरित करती है। सात्मीकरण को आत्मसात भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एसिमिलेशन कहते हैं। सात्मीकरण एक प्रगतिशील सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील से हम यह समझेंगे कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे लोगों में चेंजेस लाती है, सोशल चेंज लाती है, सामाजिक परिवर्तन लाती है लोगों की मेंटालिटी का। सात्मीकरण में व्यक्तियों के बीच का मतभेद समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ कॉमन मेंटालिटी डेवलप कर रहने लग जाते हैं, तो उसी को सात्मीकरण कहते हैं। सात्मीकरण की परिभाषा देखें तो सात्मीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग मत वाले लोग मतभेद समाप्त कर समान हितों एवं उद्देश्यों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यानी लोग जो पहले एक दूसरे से कुछ मतभेद पर लड़ते झगड़ते रहते थे, वही लोग समाज में कुछ समय के अनुसार या लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से रहकर और इतने प्रेम से और घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं कि जिन लोगों के पहले अलग अलग मत होते थे वह आज समान मत, समान उद्देश्य के साथ, सेम मेंटालिटी के साथ उसी समाज में जीते हैं। तो उसी को सात्मीकरण कहते हैं। जब कभी भी लोग संघर्ष खत्म करते हैं या दो पक्ष अपने बीच की लड़ाई झगड़ा खत्म करते हैं तो सबसे पहले वह व्यवस्थापन करते हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो व्यवस्थापन मतलब वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं और वो सारी बातें क्लियरली डिस्कस करते हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट होती है। और उस अकोमोडेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जब धीरे धीरे व्यवस्थापन करते रहते हैं और जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो व्यवस्थापन का चरण खत्म होकर सात्मीकरण का चरण शुरू हो जाता है। और सात्मीकरण में लोग ऐसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ सद्भावना प्रेम से रहते हैं ताकि वह और लंबे समय आगे जाकर वह एकीकरण, एकता के साथ रह सके। इसी को सात्मीकरण कहते हैं। यानी लंबे समय तक व्यवस्थापन करने से सात्मीकरण का मार्ग खुलता है और लंबे समय तक सात्मीकरण करने पर एकीकरण का मार्ग खुलता है। यानी पहले संघर्ष होता है, फिर व्यवस्थापन होता है, उसके बाद सात्मीकरण होता है और अंत में कहीं जाकर एकीकरण होता है। जो करंट सिनेरियो में हम देखें तो आज तक हमने हमारे पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज तक एकीकरण नहीं देखने को मिला। आज भी हम कहीं ना कहीं व्यवस्थापन और सात्मीकरण दोनों के बीच में खड़े हैं। न हम पूरी तरह से सात्मीकरण कर पा रहे हैं और न ही व्यवस्थापन को पूरा कर पा रहे हैं। तो एकीकरण हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए अभी बहुत दूर की बात है। अब तक हम सिर्फ व्यवस्थापन ही कर रहे हैं। तो सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृति के लोग या डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समानता के साथ रहते हैं और वह संस्कृतियां अलग अलग होने के बावजूद भी उन लोगों के जो लक्ष्य उद्देश्य होते हैं वह कॉमन हो जाते हैं। उसी को सात्मीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो जो हमारा इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वह बहुत सारे बाहरी संस्कृतियों का मिश्रण है
और ऐसा मिश्रण हो गया है अब के टाइम पर कि हम हर एक संस्कृति को अलग अलग पृथक नहीं कर सकते हैं। उन सभी संस्कृतियों का मेल जोल होकर केवल एक उद्देश्य हो गया है, इंडिया का विकास या भारत का विकास। सात्वीकरण का अनदर एग्जाम्पल से समझें तो जो ये माइग्रेशन होते हैं, जो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन होते हैं दुनिया में, एक देश से एक व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने जाता है और उसी देश में बस जाता है, उसकी पीढ़ियां उसी नए देश में रहने लगती है। तो जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर पराये देश में रहने गए, वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, वहाँ की हैबिट्स, फूड, सब चीज़ें अपनाई और उस नए पराये कल्चर में ऐसे घुल मिल गए कि उनके आने वाली पीढ़ियां उसी कल्चर को अपना कल्चर मानती है, उसी कल्चर को अपने से अलग नहीं समझती है। तो वह भी एक सात्मीकरण का ही उदाहरण होता है। जो ये व्यवस्थापन और सात्मीकरण की जो प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया, उसका उदाहरण देखें तो हस्बैंड वाइफ न्यूली वेड होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वह लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन दोनों के विचार एक जैसे हो जाते हैं, जीवन जीने का दृष्टिकोण, नज़रिया उनका एक हो जाता है, उनकी मनोवृत्तियां और हरकतें, आदतें भी एक हो जाती है। तो यह एक आत्मसात करने का ही उदाहरण है। सात्मीकरण का ओवरव्यू यह है कि दो डिफरेंट लोग, दो असमान लोग लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण उनमें विचार, दृष्टिकोण, मनोवृत्तियां सब कुछ धीरे धीरे समान हो जाती है, उन दोनों के विचारों में समानता आ जाती है। तो उसी को सात्मीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सात्मीकरण के सहायक कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिमिलेशन, ये ऐसे कारक होते हैं जो सात्मीकरण को प्रेरित करते हैं, सात्मीकरण को करने में बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे तो कई कारक होते हैं जो सात्मीकरण को बढ़ावा देते हैं, पर मुख्यतः हम 6 कारक यहाँ पढ़ेंगे। पहला होता है सहिष्णुता, टॉलरेंस। जब कभी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सहिष्णुता रखता है, सहन करता है, तब उनमें स्वाभाविक ही सहिष्णुता के कारण बॉन्ड बन जाता है और धीरे धीरे उनमें सात्मीकरण हो जाता है। यह तो स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति की हरकतें हम जैसे जैसे बर्दाश्त करते रहते हैं वैसे वैसे हमें उसकी हरकतों की आदत हो जाती है और आदत होने के कारण हमें फिर फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसकी हरकतें हमें कभी अफेक्ट भी करती थी और हम उसके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी यूएसए में जो गोरे और काले लोग हैं वो उन दोनों के बीच में सहिष्णुता का अभाव है। इसी कारण वे आज भी प्रेम के साथ मिलजुल कर यूएसए में नहीं रह पाते हैं और यही कारण है कि हम इंडियंस डिफरेंट डाइवर्सिटी के कल्चर्स होने के बावजूद भी हम सब प्रेम के साथ रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सहिष्णुता रखते हैं, टॉलरेट करते हैं और टॉलरेंस के कारण हम में वह हैबिट हो जाती है एसिमिलेशन करने की। दूसरा कारक ये होता है सामाजिक संपर्क यानी सोशल कॉन्टैक्ट। जिस किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी नज़दीकी ज़्यादा होती है, हम रोज़ मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके साथ हमारा सात्मीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे हॉस्टल में डिफरेंट कल्चर, कम्युनिटी और डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन के लोग जब एक साथ रहने आते हैं तो वह एसिमिलेट हो जाते हैं। वो एसिमिलेट क्यों हो पाते हैं? क्योंकि उनमें संपर्क होता है वो बहुत नज़दीकी वाला होता है और नज़दीकी संपर्क के कारण उनके जो डिफरेंसेस होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और वह धीरे धीरे साल भर में ही उसी हॉस्टल का एक सदस्य बन के रह जाते हैं। कारक देखें तो समान आर्थिक अवसर। जिन जिन लोगों के पास इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है उनका दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, विचार सब एक ही होता है, तो उनमें एसिमिलेशन ज़्यादा जल्दी से या सात्मीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मजदूर दल, जितने भी मजदूर लोग होते हैं उन सब का सोच, उन सब के जो राइट्स, उन सब के जो अधिकार और उन सब की मनोवृत्तियाँ ये सब सेम होती है। इसी के कारण सारे मजदूर एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहते हैं। चौथा कारक सांस्कृतिक समानता होता है, कल्चरल सिमिलैरिटीज होता है। ये तो बहुत अंडरस्टूड बात है कि जिन जिन लोगों का कल्चर सेम होता है, उनके जो कल्चर्स की जो चीज़ें होती है वह सेम होती है, तो उनमें एसिमिलेशन या सात्मीकरण बहुत इजीली हो जाता है। जैसे इंडियंस अगर यूएसए में
दो तीन इंडियंस फैमिली से मिलते हैं तो उनका जो सात्मीकरण और मिलजुल कर रहने की जो प्रवृत्ति है वो और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि एक तो पराए देश में सेम कल्चर के लोग जब मिल जाते हैं तो वह और यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सात्मीकरण से रहते हैं। और सांस्कृतिक समानता एक और एग्जाम्पल देखें तो जब हम हमारे ही कल्चर के फैमिली में शादी करते हैं तो हमारा उस फैमिली के साथ एसिमिलेट होना, सात्मीकरण करना बहुत इजी हो जाता है। बट अगर हम इंडियंस किसी यूएसए बेस्ड फैमिली के साथ शादी करते हैं तो वहाँ पर हमें एडजस्ट होने में, एसिमिलेट होने में बहुत टाइम लगता है। तो सांस्कृतिक समानता ही वह कारण है जिसके कारण हम हमारे शादी होने के बाद सात्मीकरण अगली फैमिली में बहुत इजीली कर पाते हैं। पांचवा कारक समान समस्या का होता है। जिन जिन लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उन लोग जल्दी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्यूज, वर्ल्ड में जितने भी ज्यूज हैं वह एक दूसरे के साथ बहुत इजीली रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से उन लोगों को एक ही तरह की नेगेटिविटी मिलती है। इसी के कारण उनकी समस्या एक हो जाती है, और एक समस्या होने के कारण जीव चाहे किसी भी दुनिया के कोने में रहे वह एक दूसरे के साथ एकता से रहते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जर्मनी और रशिया में 1900 में मजदूरों में या जो वर्कर्स होते थे उनमें सबकी सेम प्रॉब्लम होती थी वेजेस को लेकर, कि उनकी सबकी वेजेस कम है और उन सबके जो बुर्जुआजी है या उन सबके जो एम्प्लॉयर्स हैं उन सबका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। तो जो कॉमन प्रॉब्लम थी उनकी वो वेजेस को लेकर थी, तो उन सभी वर्कर्स एक दूसरे के साथ इजीली एसिमिलेट होकर अपने हित के लिए वे लड़ाई लड़ सके। तो यह समान समस्या ही है जो उन सभी वर्कर्स को एकजुट करने में मदद करती है। अगला कारक होता है समान भाषा का होना। जिन जिन लोगों की समान भाषा होती है या वो एक ही भाषा बोलते हैं तो उनकी जो एसिमिलेशन पावर है वो ज़्यादा हो जाती है और वह एक दूसरे से जल्दी ही आत्मसात हो जाते हैं। अब हम समझते हैं सात्मीकरण के वे कारक जो सात्मीकरण को निरुत्साहित करते हैं, सात्मीकरण को रोकते हैं। फैक्टर्स दैट हिंडरिंग एसिमिलेशन। और ऐसे मुख्यतः 4 कारक होते हैं। पृथक्करण, आइसोलेशन। पृथक्करण में हम यह देखेंगे कि लोग जब एक दूसरे की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तब वह एक दूसरे से अपने आप ही दूर हो जाते हैं और ऐसी दूरियों को वह शांति से जीना समझते हैं। पर वह शांति से अलग जीने से सात्मीकरण उन दोनों में कभी नहीं हो पाता है। इसीलिए पृथक्करण सात्मीकरण को रोकता है। पृथक्करण का एग्जाम्पल देखें तो जब एक ही फैमिली के 2 सब फैमिलीज अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर रहती है और उनके जो संपर्क होता है वह कम होता है और दूरियां ज़्यादा होती है, उसके कारण वह 2 सब फैमिलीज एक दूसरे के साथ एसिमिलेट कभी भी नहीं कर पाती। एक दूसरे के विचार, एक दूसरे की हरकतें, आदतें उनमें कभी भी कॉमन नहीं हो पाती है और जब कभी भी वह साथ रहने का उनको मौका मिलता है तो उनमें संघर्ष, टकरार, प्रतिस्पर्धा जैसी भावनाएं आ जाती है, न कि वह प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। अगला कारक होता है उच्चता की भावना। जब कभी भी 2 कम्युनिटीज के बीच में अपने आप को श्रेष्ठ या उच्च समझने की भावना आ जाती है तो उनमें भी एसिमिलेशन मुश्किल से होता है। जैसे ब्रिटिश इंडिया में रहते थे तो वो ब्रिटिश अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे इंडियंस के कंपैरिजन में, तो वो सुपीरियरिटी के कारण ही कभी ब्रिटिश और इंडियंस मिक्स होकर एक साथ नहीं रह पाए और अंततः हमें उन्हें अपने देश से भगाना पड़ा। तीसरा कारक होता है सांस्कृतिक भिन्नता। जिन भी कम्युनिटीज की या समूह का संस्कृति अलग अलग होती है, उनकी संस्कृतियों में भिन्नता होती है, तो उनमें भी आत्मसात करने में डिफिकल्टी होती है और वह इजीली आत्मसात नहीं कर पाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हिंडर करता है एसिमिलेशन को वह होता है संपीड़न और पर्सिक्यूशन। इसका एग्जाम्पल बेस्ट देखें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 1930s में जर्मनी कंट्री में जो ज्यूज है या यहूदी लोग हैं उनके साथ जर्मनी कंट्री ने बहुत जुल्म किए हैं, हिटलर द्वारा बहुत जुल्म दिए गए हैं। तो जर्मन्स और ज्यूज के बीच में जिंदगी में भी कभी सात्मीकरण नहीं हो सकता ड्यू टू पर्सिक्यूशन या संपीड़न के
कारण। उन पर इतने सितम हो चुके हैं और इतनी नफरत, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा उनके बीच में आ चुकी है कि वह चाहे तो भी आने वाले 100 वर्षों में भी एकता के साथ या सात्विकरण से नहीं रह सकते। अब हम समझते हैं सात्विकरण की विशेषताएं। सात्विकरण की मुख्यतः 6 विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी है। पहली विशेषता यह होती है कि सात्विकरण एक सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रक्रिया होती है। सामाजिक इसलिए कि यह लोगों को एकजुट कर होती है, और सांस्कृतिक इसलिए कि इसमें विभिन्न संस्कृतियां इन्वॉल्व होती है। सेकंड, प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों। जो सात्विकरण होती है यह एक प्रक्रिया तो होती है, लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस तो है ही है, अपितु एक अवस्था भी है। अवस्था से हम यह समझेंगे इट इज़ अ कंडीशन। यह एक कंडीशन है जिसके अनुसार हमें रहना ही पड़ता है, इसीलिए यह एक अवस्था है और एक प्रक्रिया दोनों है। तीसरी विशेषता होती है कि सात्विकरण जो होता है वह धीमी गति का होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको करने में या इसको होने में कई सैकड़ों साल बीत जाते हैं। और आज भी हम देखें तो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम ह्यूमंस ने अब तक सात्विकरण जैसी स्थिति हासिल नहीं करी है, तो सोच सकते हो कि कितनी धीमी गति से यह चल रहा है। चौथी विशेषता होती है कि जो सात्विकरण होता है वह एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसका ओवरऑल एम, मकसद, उद्देश्य जो होता है वह एकीकरण को बढ़ावा देना होता है। पांचवी विशेषता होती है कि यह एक संगठनकारी है। संगठनकारी मतलब यह लोगों को संगठित करता है, एकजुट कर एकता से मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है। और आखिरी विशेषता होती है कि यह खुले समाज में अधिक देखने को मिलता है। खुले समाज का अर्थ होता है खुले विचारों वाला समाज। वह समाज जो चेंज के लिए रेडी है, रेडी टू एक्सेप्ट एवरी चेंज। उन समाजों में सात्विकरण ज़्यादा इजीली हमें देखने को मिलता है। जैसे इंडियन सोसाइटी इज ओपन टू एक्सेप्ट एवरी चेंज, एवरी कल्चर, एवरी डाइवर्सिटी। इसीलिए हमारे इंडियन कल्चर बहुत ही डाइवर्स है, और ऐसे डाइवर्स और खुले समाज में सात्विकरण ज़्यादा होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने सात्विकरण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया है, जैसे उसकी डेफिनेशन, उसके फेवरिंग फैक्टर्स, हिंडरिंग फैक्टर्स एंड उसकी विशेषताएं। आपको आज का यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल सोशियोलॉजी विद खुशी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।